हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिया गया है। कई सारे मॉडल प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए करवा दिया गया है। आप लोग मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट के प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा। इससे पहले जो वीडियो में मॉडल प्रैक्टिस सेट में मैंने 40 क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोग के लिए करवा दिया है। 40 क्वेश्चन के बाद मैं आज आपको करवाने वाली हूँ। और इससे पहले मैंने आपको नेशनल इंटरनेशनल करेंट अफेयर करवा रही थी, जिसमें बहुत सारे टॉपिक को करवा दिया गया है। आप लोग उसको जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए, उसमें आपको मिल जाएगा। तो मॉडल प्रैक्टिस सेट में मैंने 40 क्वेश्चन पहले वाले वीडियो में करवा चुकी हूँ। आज मैं आपको 41 से इसके सारे क्वेश्चन बताने वाली हूँ, और फुल्ली डिस्कशन के साथ, यानी कि जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगी उसमें जितने भी फैक्ट्स रहेंगे मैं सब आपको बताते चल रही हूँ। और आज भी 41 से जब मैं शुरू करूंगी इस सेशन को, तो उसके बाद जितने भी इससे रिलेटेड फैक्ट्स होंगे उन सबको बताते चलूंगी। तो चलिए 67 बीपीएससी सीडीपी एग्जामिनेशन के लिए 40वां क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो देखिए, जो 41 में क्वेश्चन में जो आ रहा है कि जापान में औद्योगिक विकास के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा उत्तरदायी नहीं है। तो मैंने आपको बताया था, जब भी नहीं आए तो हाँ एक राउंड कर दीजिए, गोल कर दीजिए, ताकि आपको पता चले कि हाँ कुछ इंपॉर्टेंट पूछा जा रहा है। तो देखिए, जापान में औद्योगिक विकास के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा उत्तरदायी नहीं है। तो देखिए, उच्च स्तर की प्रौद्योगिकी, खनिज संसाधनों की बहुलता, कुशल श्रम, दक्ष परिवहन प्रणाली। तो 41 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अब चलिए उसके बाद देखिए 42 क्वेश्चन जो आ गया आपका मेडिवल इंडिया से आ रहा है। मेडिवल हिस्ट्री इंडिया से आपका आ रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था। तो अलाउद्दीन ने जो आक्रमण किया था उस समय चित्तौड़ के शासक कौन थे। तो मलिक कफूर, रामचंद्र देव, राणा रतन सिंह और प्रताप रुद्र देव। तो 42 का जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए ऑप्शन बी हो जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीपीएससी 5 ऑप्शन के साथ एग्जामिनेशन लेती है, तो 5 ही ऑप्शन के साथ मैं आपको सेट प्रैक्टिस करवा रही हूँ, मॉडल प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ। और जो भी स्टूडेंट अभी तक सेट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, मैं उनसे कहूँगी कि वो लोग मार्केट से नया वाले मॉडल प्रैक्टिस सेट खरीद लें, जैसे केबीसी नैनो का या फिर स्पार्क का खरीद ले, और उससे सेट प्रैक्टिस करें। एक सेट प्रैक्टिस करेंगे पर डे, तो उनका जो रिवीजन होता चला जाएगा और एग्जामिनेशन में काफी अच्छे नंबर ला सकते हैं वो। तो 42 का जो सही आंसर हो जाएगा कि राणा रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ के शासक थे। अब चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल प्रशासन का मुख्य काजी था। तो देखिए, मुगल शाह प्रशासन में मुख्य काजी कौन था। मुख्य न्यायाधीश को बोला जाता था, सैन्याधिकारी को, विदेशी विभाग के प्रमुख के, लोक आचरण एवं पदाधिकारी को, या ऑप्शन ही उपयुक्त में से कोई भी नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 43 का जो सही आंसर हो जाएगा मैं आप लोग को बता देती हूँ। 43 का सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। मुख्य न्यायाधीश को ही मुगल प्रशासन का मुख्य काजी कहा जाता था। देखिए, इसमें कुछ रिलेटेड आपके फैक्ट्स है, मैं आपको बताते चलती हूँ। तो देखिए, मुगल काल के जो सम्राट के बाद शासन कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील होता था। उसके बाद मुख्य काजी आपको मुख्य न्यायाधीश को बनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन है। तो मुगल वंश में कितने शासक रहे हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और देखिए, इससे पूछा जा रहा है कि भारत में मुगल वंश के संस्थापक, तो संस्थापक आपको पता ही है कि बाबर मुगल वंश के संस्थापक थे। बाबर का बेटा ही हुमायूं थे। तो बाबर थे जो वो मुगल वंश के संस्थापक थे भारत में। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए, इससे रिलेटेड एक फैक्ट्स है, मैं आपको दे देती हूँ 44 में, कि पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर और लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के बीच में 21 अप्रैल 1526 में हुई थी। इस युद्ध के विजय होने के बाद बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव रखी थी। तो पानीपत की जो लड़ाई हो रही थी 1526 में लड़ाई हुई थी इब्राहिम लोदी के साथ, उसी टाइम उन्हें हराकर बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की गई। 1820 में, 1830 में, 1828 में, 1875 में। तो 45 का सही आंसर हो जाएगा 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। अब देखिए, इससे जुड़ा हुआ फैक्ट। तो देखिए, वैदिक वर्ष के पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करने का उद्देश्य स्वामी बिरजानंद जी की प्रेरणा से, बिरजानंद की जो शिष्य थे स्वामी सहजानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के जो गुरु थे वो थे बिरजानंद की प्रेरणा के ही आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी। कहाँ की गई थी, तो बम्बई में की गई थी। ध्यान दीजिएगा, बम्बई, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आप लोग के लिए, बम्बई में इसकी स्थापना की गई थी। अब देखिए, इथोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो देखिए, इसमें जो हो जाएगा आपका, जो मैं आंसर बता देती हूँ, आप क्वेश्चन पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा।
ऑप्शन देखिए इसमें है कि मैडम HCP बलवेष्टी और राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद। इसका जो सही आंसर हो जाएगा मैडम HP बलावेष्टकी ने किए थे, ये इथोपिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। देखिए 46 से जो था ये आर्य समाज यानी दयानंद सरस्वती जी को द्वारा ही बुलाया गया था इन्हें सत्य की खोज करने के लिए, और उन्होंने कहा था कि सत्य ही निहित है। इन्होंने एक नारा दिया था, उसमें इन्होंने कहा था कि सत्य ही भारत की खोज में ही आर्य समाज के द्वारा जो खोज की गई थी 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी बम्बई में। उसके बाद इन्होंने इथोपिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। अब चलिए उसके बाद 47 में देखिए यहाँ पर एक मैडम बलावेष्टकी की एक है कि उन्होंने जब खोज किया था तो उन्होंने कहा था कि हिंदू में ही सत्य की निहित है, इस तरीके से इन्होंने किया था। आप लोग बुक में देख लीजिएगा, मुझे भी थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, जब याद आएगा तो मैं इसको जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो इसको मैं एक क्वेश्चन को रिपीट कर दूंगी आप लोग के लिए। अब देखिए 47 में कि जस्ते जिसको जिंक से बनता है, क्या बनता है तो इस्पात, विद्युत बैटरी, फर्नीचर या बम। तो 47 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विद्युत बैटरी बनाया जाता है जस्ते से। हीरा का अपरूपण है तो हीरा अपरूपण किसका है, सोने का, कार्बन का, चांदी का या मिट्टी का। तो 48 का जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए ये हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन का अपरूपण हीरा है। तो इसको ध्यान रखिएगा, कार्बन का अपरूपण हीरा है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगर वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी में कौन से उपन्यास में भाग है। देखिए आपको पता चल गया कि वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी क्या है, ये उपन्यास का भाग है जिससे लाखों भारतीयों के देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया था। किस उपन्यास का ये भाग है जिससे लाखों भारतीय थे उन्हें ये प्रोत्साहित किया था। तो देखिए इसमें स्वराज, आनंद मठ, शकुंतलम या गीता रहस्य। 49 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आनंद मठ से ही लिया गया है, वंदे मातरम को किया गया बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। तो ये कई बार क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, आप लोग देख लीजिएगा। अब चलिए 50 क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने की सहायता की थी। तो देखिए INA बनाने में 1943 में किसके द्वारा, तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। कहाँ, तो सिंगापुर में। यहाँ से 4 क्वेश्चन आपका निकल रहे हैं कि INA की स्थापना 1943 में हुआ था, किनके द्वारा, तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। कहाँ हुआ था, तो सिंगापुर में। अब इसमें बनाने में सहायता की थी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी को ये बनाने में कौन मदद किए थे, INA। तो देखिए ऑप्शन देखिए यहाँ पे, जनरल करियप्पा, कैप्टन मोहन सिंह, जनरल मैनेकासा, जनरल GS अरोरा। तो देखिए 50 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए यहाँ जो फिर आपको मैं 46 क्वेश्चन बता रही थी इथोसोफिकल सोसाइटी की जो स्थापना की गई थी। तो देखिए इसमें मुझे याद नहीं आ रहा था तो मैं अपना नोट्स में अभी आपको दिखा देती हूँ, नोट्स में इसके बारे में क्या कहा गया है। तो देखिए ये मेरा नोट्स है, इसमें लिखा गया है कि हिंदू धर्म सभी धर्मों में से श्रेष्ठ है और सत्य इन्हीं में निहित है। इन्होंने कहा था, दोनों महिलाएं थी जिसने सत्य की खोज किया था, और खोज करने के बाद इन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म सभी धर्म में श्रेष्ठ है और सत्य इन्हीं में निहित है। यहाँ पे देखिए जो मैंने पॉइंट्स बोला आपको कि स्वामी दयानंद सरस्वती इन दोनों महिलाओं को भारत बुलाकर सत्य की खोज की थी, और सत्य खोज करने के बाद इन्होंने एक ही बात कहा था कि हिंदू धर्म सभी धर्म में श्रेष्ठ है और सत्य इन्हीं में निहित है। तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए ये मेरा नोट्स है, मैंने इस नोट्स को निकाला क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने आपको नोट्स निकाल कर आपको दिखा दिया था। देखिए न्यूयॉर्क के रहने वाली दोनों महिलाएं थी। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है 51। तो 51 में पूछा जा रहा है कि 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो 1905 में आपको पता है बंगाल का विभाजन हो गया था, उसके बाद पूछा जा रहा है कि इसमें भारत के वायसराय कौन थे। तो 51 का जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए मैं बता देती हूँ, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन के समय में ही बंगाल विभाजन हुआ था। अब चलिए देखिए नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के वापसी में इनमें से किस घटना के कारण इनको प्रसिद्धि मिली थी। तो देखिए महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आ गए थे। उसके बाद इन्होंने पहला जो किसी अगर आंदोलन में भाग लिए थे, आंदोलन में शुरुआत किया था तो चंपारण आंदोलन से। किसे, तो चंपारण आंदोलन कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था। नीलगाहों पे जितने अत्याचार हो रहे थे उनको बचाने के लिए एक व्यक्ति थे बिहार के राजकुमार शुक्ल जी, मुरबी भरवा का रहने वाले थे। उन्होंने ही गांधी जी को पत्र लिखकर खुद जाकर बुलाया था और चंपारण में इसका शुरुआत किया गया था 1917 में। अब चलिए उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 53 में पूछा रहा है कि 1923 में स्वराज पार्टी के गठन में एक समूह के रूप में इनमें से किस संगठन में हुआ था। तो देखिए स्वराज पार्टी सबको पता ही है, स्वराज पार्टी 1923 में गठन किया गया। इनमें से किस संगठन में से हुआ था। तो देखिए RSS, कांग्रेस, मुस्लिम लीग या प्रजातंत्र पार्टी। तो 53 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांग्रेस में ही देखो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन, इनमें से एक जो समूह का संगठन था वो कांग्रेस का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 54 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार की शोक यानी सौरो ऑफ बिहार के रूप में कुख्यात है। तो देखिए सौरो ऑफ यानी शोक नदी, बिहार की शोक नदी कोसी नदी के कहते हैं। सतकोस के नेपाल से निकलती है, इसमें 7 धाराएं होते हैं और ये बिहार के शोक नदी से जानी जाती है क्योंकि जो कोसी नदी है मार्ग बदलने में बहुत ज्यादा माहिर है और इसी की वजह से बिहार में बाढ़ आता है। और कोसी नदी है जो उत्तर बिहार की नदियां हैं, यानी कि ऊपर वाले भाग उत्तर बिहार, नीचे वाले भाग दक्षिण बिहार। तो उत्तर बिहार की नदियां कोसी नदी है, नेपाल से निकलती है और मार्ग बदलने में बहुत ज़्यादा माहिर होती है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस है जो कहाँ कहाँ का शोक नदी है तो मैं बता देती हूँ। बिहार की शोक नदी कोसी है, बंगाल की शोक नदी दामोदर है, चीन की शोक नदी हागको है और उसके बाद काली नदी वो शारदा नदी है। तो 2 याद रखिएगा, बिहार की शोक कोसी और बंगाल की शोक दामोदर नदी है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कई बार क्वेश्चन मैंने बता चुका है, बिहार स्पेशल बता चुकी हूँ कि बरौनी तेल शोधक कारखाने तेल शोधक क्षमता है। तो देखिए बरौनी तेल शोधक कारखाने जो है उसको क्षमता कितनी है, 33 टन लाख, 25 लाख टन, 56 लाख टन या फिर 60 लाख टन। तो इसका जो 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 33 यानी 33 लाख टन की क्षमता है बरौनी तेल शोधक कारखाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चेचक का टीका कहाँ से प्राप्त होता है। तो चेचक का जो टीका है वो पेड़ों से, रासायनिक अभिक्रिया से, भेड़ों से या जमीन से। तो देखिए चेचक का जो टीका है उसकी जो यानी प्राप्त होता है तो 56 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भेड़ों से ही ये चेचक के टीका का पता लगाया गया था, यानी दवाई बनाई गई थी उसके बाद। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि स्टीम इंजन कैसे चलता है। तो स्टीम इंजन कैसे चलेगा, जल से, ध्वनि से, उष्मा से या तेल से। तो 57 का जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए ऑप्शन बी, उष्मा से। स्टीम है तो जाहिर सी बात है स्टीम इंजन उष्मा के द्वारा चलाया जाता है। और स्टीम इंजन की पहली बार शुरुआत कब की गई थी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने आप लोग को 1 से 2 बार बता चुकी हूँ इसके बारे में। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि स्टीम इंजन की शुरुआत कहाँ की गई थी और किस टाइम में की गई थी, क्यों किया गया था, आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। ऐसे तो स्टीम इंजन की जो शुरुआत थी इसको सामान लाने और ले जाने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य क्या था आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। 58 में देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वातानुकूल यंत्र में से किस कारण ठंडक महसूस होती है। तो गैस के दबाने व मुक्त करने से, जल के वाष्पीकरण से, जल के दबाने से, ठोस को दबाने से। तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं, उपयुक्त में से 1 से अधिक। 58 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जल के वाष्पीकरण की वजह से वातानुकूल यंत्र के कारण ठंडक महसूस होती है। अब आ गया हमारा पॉलिटी सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है 59 में कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसको प्रीम्बल या उद्देशिका भी कहा जाता है, किस भारत संशोधन के द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड सेकुलर शब्द जोड़े गए थे। तो देखिए जो प्रस्तावना है, अगर आप लोग के पास प्रस्तावना नहीं है तो आप लोग स्टडी टेबल के सामने एक प्रस्तावना जरूर चिपका लीजिए, क्योंकि प्रस्तावना अगर आप लोग का याद रहेगा तो आपको ना उसमें संविधान समझने में बहुत ही आसानी होता है। उसमें बोला गया है भारतीय संविधान में कि प्रस्तावना एक ऐसा है जिसको सरल भाषा में आप संविधान को समझ सकते हैं। तो देखिए प्रस्तावना क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, परंपरागत, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब व्यक्तियों की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बद्धता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा को आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मृत्यु मार्गशीर शुक्ल संतमी संवत्सर 2006 विक्रमी को एटर द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम आत्मसमर्पित कर दिया। यही प्रस्तावना है, इसी को उद्देशिका कहते हैं। और 13 इसको जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसको प्रस्तावना को लाया गया था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इसमें सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द जोड़े गए थे किस संविधान संशोधन करके। तो देखिए 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी 42वां संविधान संशोधन है तो डेट याद करने का, इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 1946।
तो 1946 में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर को ये प्रस्तावना लाया गया था। इसमें सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द 42वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला देख लिए नेक्स्ट क्वेश्चन 60 में है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में काल क्रम में क्या थे, यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के कितने नंबर के राष्ट्रपति थे। तो देखिए 13वां, 12वां, 14वां या 15वां। तो 60 के सही आंसर है तो 14वां डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के संबंधों में किस वर्ष महान विभाजक वर्ष माना जाता है। तो देखिए जनसंख्या वृद्धि में सबसे महान विभाजक जो वर्ष माना गया था 1921 में। इसमें बहुत ही विस्फोटक जनसंख्या बढ़ी थी, बहुत ज्यादा, और इसी जनसंख्या को वृद्धि या फिर विभाजक वर्ष माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा फेडरल सिस्टम का विचार कहाँ से लिया गया है। यानी सुदृढ़ यानी कि फेडरल संघीय ढांचा, जैसा कि आपको पता है कि भारत राज्यों का संघ है, ये कहा गया है। तो देखिए भारत में जो फेडरल सिस्टम का विचार है वो कहाँ से, यूएस से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, न्यूजीलैंड से। तो 62 का जो सही आंसर हो जाएगा बी, कनाडा से लिया गया है। कनाडा से लिया गया है फेडरल सिस्टम का, संघीय ढांचा का लिया गया है, भारत ने अपनाया है। अब चलिए देखिए इसमें जो है ना बहुत सारे देशों के साथ बहुत सारे देश के विचार को अपनाया है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर हुआ तो 1935 को सबसे ज्यादा 1935 में जितने भी रूल्स थे उसको ज्यादा करके भारतीय संविधान में अपनाया है। अब देखिए भारतीय संविधान में किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं में संवैधानिक आधार पर प्रदान किया गया है। तो देखिए पंचायती राज जैसे ही आएगा तो आप सबको पता ही है बलवंत राय मेहता कमेटी ही पंचायती राज में लाए थे, त्रिस्तरीय लेकर आए थे। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, एकदम भूलिएगा नहीं। तो देखिए इसके बारे में पहले मैं बता देती हूँ, आंसर अपने आप पता चल जाएगा आपको। तो देखिए भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा संविधान के भाग 9 तथा अनुच्छेद 243 और 243 क में और अनुसूची 11 में जोड़कर संपूर्ण भारत में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान दिया गया है। तो कितना में, तो 1993 संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद में और 73वें संविधान संशोधन में। तो देखिए इसका आंसर क्या निकल गया आप लोग के लिए, 73वां यानी 73वां संविधान संशोधन करके लाया गया था। अब देखिए यहाँ पे ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी पालनी पहाड़ी में मिलती है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को बताने से पहले मैं बता देती हूँ, ये जो मैं आपको सेट प्रैक्टिस करवा रही हूँ ना, ये सेट प्रैक्टिस बहुत ही हार्ड था, क्योंकि जब मैं इसको खुद पढ़ रही थी, खुद बना रही थी सेट प्रैक्टिस, तो मुझे लगा ये काफी ज्यादा हार्ड है। इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन इसमें डाले हुए थे और काफी ज्यादा हार्ड है। अगर ये क्वेश्चन अगर आप बना रहे हैं, यानी कि मान लीजिए अगर 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन में अगर आपका 25 क्वेश्चन सही हो रहा है तो आपका बीपीएससी की तैयारी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ड ये क्वेश्चन का पेपर दिया हुआ है इसमें सेट प्रैक्टिस में। जब मैं इसको खुद बना रही थी तो मुझसे भी ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो नहीं बन रहे थे, तो ये बहुत ज्यादा हार्ड था, इसलिए मैंने इस सेट प्रैक्टिस को आप लोग के लिए करवा रही हूँ। अब देखिए अन्नामलाई इलायची पहाड़ी में पालनी पहाड़ी मिलती है किससे, तो देखिए 64 का जो सही आंसर हो जाएगा ए, अन्नामुड़ी से ही अन्नामलाई और इलायची पहाड़ी को मिलाती है। भारत में शक्तिशाली एल नीनो कारण है, तो किसके लिए, समान वर्षा के लिए, अतिवर्षा के लिए, सूखे के लिए, ये फिर मीन्स कोई नहीं, में से एक से अधिक एक से ज्यादा। तो देखिए 65 का जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए ये हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पे आ गया फिर से क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी का है कि वृद्ध हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्व छोर पर है। तो देखिए वृद्ध हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है, ग्रेटर हिमालय भी कहा जाता है। तो देखिए इसमें पूर्व क्षेत्र में क्या है, पूर्व छोर में क्या है, तो गोरी पहाड़ी, खासी, नंगा या नामचा। तो देखिए असम में जो है ना वो 3 है, गौरा, खासी, जयंतिया, ये तीनों पहाड़ियां भी और जनजातियां भी हैं। नंगा से नामचा पर्वत तक जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो पूर्व छोर में क्या है, तो 66 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी, नामचा। ये नंगा से लेकर नामचा पर्वत तक वृद्ध हिमालय का फैलाव है। तो पूर्व छोर में नंगा से लेकर नामचा बरखा तक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए 67 सुंदरवन क्षेत्र है। सुंदरवन क्षेत्र क्या है, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन है, उस उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन है, या आर्द्र शीतोष्ण वन है, या फिर संघन मैंग्रोव वन है। तो 67 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी संघन मैंग्रोव वन है। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से आपका पॉलिटी का सेक्शन आ गया है कि पूछा जा रहा है आपका 68 में कि भारत के संविधान में प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस एक
को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया है। तो देखिए बृहत को जो प्रस्तावना है जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताया उसमें पूछा जा रहा है कि मुख्य रूप से किसे सम्मिलित नहीं किया गया। स्वतंत्रता समानता है, बिल्कुल सही है। धर्मनिरपेक्ष व प्रजातंत्र है, बिल्कुल है। समाजवाद समानता है, लेकिन समाजवाद धर्मनिरपेक्ष नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए उसके बाद झारखंड आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। झारखंड आपको पता है बिहार से कब अलग हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हो चुका था। तो 69 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य स्थापना के लिए झारखंड आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। अब देखिए 70 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी मृत्यु के बाद भारत रत्न से सम्मानित किया गया नहीं किया गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसमें से मृत्यु के बाद भी उन्हें भारत रत्न नहीं दिया गया है। भारत रत्न की शुरुआत को सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पहली बार भारत रत्न दिया गया था, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो इसको ध्यान रखिएगा। शुरुआत कब किया गया मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में यानी इसी के क्वेश्चन में शायद 20 या 21 क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ चुका है भारत रत्न से। तो देखिए ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिनको मरने के बाद भी भारत रत्न नहीं दिया गया, तो 70 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न नहीं दिया गया है। तो आज जो मैंने आपको बताया है 70 क्वेश्चन तक, आज मैं 70 तक ही रहने दूंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे मैंने फैक्ट्स बता दिए हैं। आप लोग उसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। और 70 के बाद मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन बताऊंगी। ये पूरा जो मैं आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट 16 करवा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा हार्ड मॉडल प्रैक्टिस सेट था ये, इसलिए मैं इसको पूरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए करवाऊंगी, क्योंकि आप लोग खुद देख रहे हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बिहार सब इसमें मिक्स किया हुआ है। A to जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया इस सब में देख लीजिए कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, किस तरीके का उठा के क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसी तरीके से 67 BPSC में आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकते हैं। इसीलिए ये जो 60 मॉडल प्रैक्टिस सेट 16 है इसको मैं आपको पूरा करवाऊंगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हार्ड है ये। जब मैंने आपको कहा कि मैं इसे खुद बना रही थी तो मुझे भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें समझ में नहीं आए थे और बहुत सारे गलत भी हुए थे, इसीलिए मैंने इस 16 मॉडल प्रैक्टिस सेट के आप लोगों के लिए करवाने के लिए रखी हूँ, ताकि जिसमें जो क्वेश्चन है बहुत ही हार्ड, अगर आप उसमें अच्छे नंबर ले आएंगे तो आपका जो 67 BPSC की तैयारी है काफ़ी अच्छा है। आज जो मैंने आपको 20 से 25 क्वेश्चन बताया, अगर मैंने 25 क्वेश्चन बताया तो 20 अगर आपका सही है तो आपका जो प्रिपरेशन है काफ़ी अच्छा है। और अगर 25 में 25 सही हो रहा तब तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आपका 1 टाइम में ही पीटी निकल जाएगा। तो चलिए आज मॉडल प्रैक्टिस सेट में 16 में बस आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे के मैं क्वेश्चन आप लोग को बताऊंगी। क्वेश्चन एक बार आप लोग देख लीजिए, देखना चाहते हैं तो 71 में देख लीजिए, इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा, पहले ही से रखिएगा, ताकि मैं जब इसका सेट लूँ तो आप लोग को पता होना चाहिए। और इससे जुड़े हुए फैक्ट्स को मैं फिर बताते चलूंगी आप लोग के लिए। एक बार आप लोग देख लीजिए कितना हार्ड क्वेश्चन ये दिया गया है मॉडल प्रैक्टिस सेट में। ये कौन सा मॉडल प्रैक्टिस सेट है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए बिहार स्पार्क का मॉडल प्रैक्टिस सेट है, CDPO के लिए मैंने लिया था। इसमें बिहार BPSC के तर्ज पे CDPO के एग्जामिनेशन होता है, इसलिए दोनों आपका इससे कंप्लीट हो जाएगा। ये नई वाली सेट प्रैक्टिस है, इसको जरूर आप लोग जाके खरीद लीजिएगा। 26 सेट्स में दिए हुए हैं, काफ़ी हार्ड सेट्स भी दिए हुए हैं इसमें। तो जो सेट्स हैं काफ़ी ज़्यादा हार्ड थे, इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ। और आगे इसके क्वेश्चन नेक्स्ट जो वीडियो आएगा मेरा मैं उसमें करवाऊंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए मॉडल प्रैक्टिस सेट के नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चन और नए जोश और नए फैक्ट्स के साथ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।